खुशामदीद और वेलकम बैक। ईमान अफरोज़, तिलावत, नात और बयान के बाद अब बारी है हमारी नौजवान सितारों की। नौजवान सितारे हमारा वो सेगमेंट है नाज़रीन, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे नामवर और उभरते हुए नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में बहुत ही मुख्तसर से अरसे में अपना एक मकाम बनाया। ख्वाह वो बिज़नेस का शोबा हो, फ़नून लतीफ़ा का शोबा हो, कोई स्पोर्ट्स हो या यकीनी तौर पर एजुकेशन का कोई शोबा हो। आज हमारा मेहमान नौजवान भी इसी किस्म के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है। आला तालीम याफ्ता तालीम याफ्ता होने के साथ साथ जो है फ़नून लतीफ़ा की एक प्रेजेंटिंग एंकरशिप एक शोबा है जो बड़ा मुश्किल शोबा है, और क्योंकि हम खुद भी इसी से वाबस्ता हैं तो हमें अंदाज़ा है कि कितनी इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है और कितना वक्त देना पड़ता है। तो इसी शोबे को अपनाया है इस नौजवान ने इंतहाई अर्ली एज में, और बहुत कामयाब तरीन प्रेजेंटर और एंकर के तौर पर न सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स में, अपने हल्के में, अपने हल्का अहबाब में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी सोशल कम्युनिटी में, बल्कि अब कराची लेवल पर भी काम कर रहा है। और स्पेशली एक और इसकी जो मैं कहता हूँ कि इसकी एड ऑन है इसकी इस शख्सियत में, वो है इनका कमेंट्री। बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री भी करते हैं और इंग्लिश उर्दू दोनों शोबे पे भरपूर महारत रखते हैं। तो और यही इनका वो कमाल है कि जो इनको ले गया इनके अपनी यूनिवर्सिटी में। और यूथ एक्टिविस्ट होने के साथ साथ आप जैबिस्ट, क्योंकि जैबिस्ट के स्टूडेंट हैं, तो जैब फीस्ट के आप जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए हैं। तो भरपूर अंदाज में आज भरपूर तारुफ भी होगा और भरपूर बातचीत भी होने वाली है फ़याज़ फैसल बाकी से। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़। वालेकुम अस्सलाम। फ़याज़, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बड़ा टची होता है ये असर से मगरिब के दरमियान। तमाम लोग या तो आराम करना पसंद करते हैं, कारोबारी लोग अपने घरों को पहुँचना पसंद करते हैं, लेकिन आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो आपको ये वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेमन टीवी का भी और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और ऑब्वियसली एक जब जो फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसको लोगों के सामने शोकेस करने का तो ज़रूर, और ख़ास तौर पे मेमन टीवी को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये कितनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जो पूरे रमज़ान में थ्रू आउट लेके चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान सितारे जो आपका ये सेगमेंट है, ज़रूर इससे काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है नौजवानों को कि ऑब्वियसली जब वो एक टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी शोबे के अंदर काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए, उससे आगे रोनुमाई मिले, तो ज़रूर ये हमारे कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है और ज़रूर एप्रिसिएशन जहाँ होती रहती हैं वहाँ तो फिर काम और मज़ीद अच्छा होता रहता है। अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि हमें सिर्फ जो है बटन दबाने की देर है, और फ़याज़ ने अपना वो सारा जो इसके जहन में हर वक्त गर्दिश करता है, क्योंकि एक बोलने वाले के लिए कुछ ना कुछ मवाद हमेशा से इसके जहन के किसी एक बैक ऑफ द माइंड रहता ही है। तो किस शोबे के लिए क्या बोलना है वो हर वक्त तैयार होता है। लेकिन आज मैं फ़याज़ से बात करूंगा इनकी अर्ली चाइल्डहुड की, इनके पेरेंट्स की सपोर्ट, उनकी फैमिली सपोर्ट, और फ़याज़ के साथ जो एक नाम जो मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ कि प्राउड ब्रदर हैं ये, कि इनके सिस्टर फ़िज़ा फैसल बाकी जो हैं ये एक नामवर डिबेटर हैं, और मैं और आप इनको एक बार नहीं कई बार मुख्तलिफ बड़े चैनल्स पर बड़े मुकाबलों में बड़ी कामयाबियाँ समेटते हुए देखा है उन्हें। तो अगर फ़िज़ा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो फ़िज़ा सल्यूट यू, आपने हमारी मेमन कम्युनिटी की बच्चियों को एक नई जो है वो डायरेक्शन दी है, और यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए बड़ी मशअल राह है। वी होप सो, हम आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन वी होप सो आइंदा आने वाले दिनों में आप और कनेक्टेड हमारे साथ रहेंगी। फ़याज़, आगाज़ करता हूँ, कैसा अर्ली चाइल्डहुड गुजरा? अम्मी अबू की सपोर्ट, फैसल बाकी आपके वालिद मोहतरम हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत सपोर्टिव रहते हैं सोशली भी, और हमें भी बड़ा सपोर्ट करते रहे वो मुख्तलिफ मामलात में, यूथ विंग में जब भी हम हुआ करते थे। तो ये फैमिली सपोर्ट और फैमिली की जो आपके साथ कनेक्शन है, इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं फैमिली कनेक्शन की बात करूं और फैमिली सपोर्ट की बात करूं तो अगर देखा जाए तो ये इस मुकाम पे भी अगर मैं हूं तो ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरे पापा का सपोर्ट है। बिकॉज़ अगर मैं अपनी अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं, सो आई वाज जस्ट 8 years old। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरे पापा को मेरे अंदर थोड़ा सा स्पार्क एक नज़र आया था कि मैं नात पढ़ सकता हूँ। जी। तो उस वक्त ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का एक मुकाबला हो रहा था हुस्न क़िरात नात का, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया एंड 8 to 12 years की कैटेगरी के अंदर
मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी इन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर इसके बाद मैं मुख्तलिफ महाफिल में नाते तो मैं पढ़ता ही रहता था। फिर इसके बाद थोड़ा सा उन्हें ये नज़र आया कि ऑब्वियसली जब मैं नात पढ़ रहा हूँ एक कॉन्फिडेंस है, कैमरा को फेस करने का जो एक कॉन्फिडेंस है, ऑब्वियसली ऑडियंस को फेस करने का, वो मेरे अंदर कोई फेयर नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली जब बचपन से आपको इस तरीके से परवरिश मिल रही हो, जहाँ अब मेरे पापा की एक खासियत ये थी कि वो हमें मॉल्स में ले जाते थे और ख़ास तौर पे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के इवेंट्स हो रहे होते थे, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स हो रहे होते थे, तो वहाँ पर वो हमारे हाथ में माइक पकड़ा देते थे एंड ही वाज लाइक परफॉर्म करके आना है। क्या बात है। मतलब अगर वो ये कहते थे कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वो ख़राब होगा। सही बात है। अब वहाँ पर हमें कैमरा फेस करना भी आ गया, वहाँ पर हमें आवाम को भी फेस करना आ गया और स्टेज फेयर जो है वो स्टेज फेयर बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे अंदर से। फिर इसके बाद उन्हें लगा कि थोड़ा सा अब इसे और पॉलिश करना चाहिए। तो जब मैं एक आवाम को फेस कर सकता हूँ, लाइक मैं बोल भी सकता हूँ, फिर तो हमारी जमात जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात उनका एक इवेंट हो रहा था, सलाम पाकिस्तान, सलाम आज़ादी आ गया, सलाम आज़ादी के नाम से एक प्रोग्राम हुआ और उसमें डिबेट्स, स्पेलिंग बी और इस तरीके के अलग अलग शोबे जो थे और उसमें विनिंग प्राइज़ भी अच्छी खासी थी। तो मेरे पापा ने मुझे उसमें पार्टिसिपेट करवाया। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया और उसी एक दिन में स्पेलिंग बी एंड डिबेट दोनों ही शोबों के अंदर मैं फर्स्ट आया इन माय कैटेगरी एंड मुझे अच्छा खासा प्राइज भी मिला था। तो उस वक्त तो ये पहली आमदनी में कहूँ, तनख्वाह कहूँ मैं। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद वहाँ से अब मेरी सिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था और फिर वहाँ से फ़िज़ा को भी थोड़ा सा बूस्ट मिला। अब हम दोनों भाई बहन मिलके ये वाला काम तो कर रहे थे कि डिबेट्स वगैरह करना, फ़िज़ा इसको और अच्छे लेवल के ऊपर लेके चली गई। ऑब्वियसली मुझे सीखने मिलता है मेरी बहन से भी, क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो इसके अंदर कोई ये बात नहीं होती कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये मेरा भाई अगर ये काम कर रहा है तो मैं उससे जेलस हो जाऊँ, मेरी बहन ये काम कर रही है जेलस हो, नहीं, सब मिलके काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर एक कैरेक्टर बिल्टअप हो रहा होता है उसके अंदर पूरी फैमिली का रोल होता है। अब उसमें मेरी मम्मी का भी रोल है कि वो हमें जो हम लिख रहे ज़रूर हैं लेकिन इसमें काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि उसको राइट करना होता था। आजकल तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, हम फ़ोन पे नोट्स के अंदर लिख लेते थे, अब उसको रिटर्न के अंदर लाना है वो मैं अपने मम्मी से करवा रहा हूँ। फिर उसके ऊपर मशवरा पापा जानी भी दे रहे हैं कि उसको किस तरीके से फ्रेम करना है और फिर उसके बाद जाके हम परफॉर्म कर रहे थे। तो कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं इसके पीछे अच्छी खासी बैक पे वर्किंग होती है, तो उस वर्किंग के अंदर बड़ा साथ रहा। फिर ऑब्वियसली दोनों ही भाई बहन, हम अल्लाह का शुक्र है कि हम ग्रो करते चले गए। एजुकेशन आपने मतलब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अपने एजुकेशन को, बल्कि आपके तमाम ही बहन भाइयों ने माशाल्लाह जो है वो एजुकेशन में बड़ा फोकस किया। फैमिली का एजुकेशन में जब बैकग्राउंड देख रहा हूँ फ़िज़ा से लेके आप और आपके बाद आपके दोनों छोटे भाई बहन भी, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और ये शायद आपकी फैमिली का बड़ा तुरा इम्तियाज़ है। जी हाँ बिल्कुल, एजुकेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी शायद ये मेरी स्टोरी से कोई सीख जाए। हाँ। इसके अंदर ये था कि आई वॉज 10 years old, सॉरी आई वॉज 17 years old जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया अपना 16 के बाद। तब मैंने एजुकेटर्स एक स्कूल है, काफ़ी नामवर स्कूल है, मैंने उसमें जॉब की थी एज लाइब्रेरियन, एज मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेस के टीचर। फिर इसके बाद मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, मैंने वहाँ से लीव किया और फिर इसके बाद ग्रेजुअली जब मामला आगे चलता गया, मैं डिफरेंट स्कूल्स में भी जॉब कर रहा था, फिर साथ में एज एंकर भी मैंने काम शुरू कर दिया था, फिर मैंने ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी जॉब करी। तो अब ये इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर ऑब्वियसली जब ग्रो करना है तो उसके लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, तो वो मेरी स्ट्रगल जारी थी वहाँ पर। अब उस टाइम पीरियड के अंदर जब इंसान को थोड़ा सा पैसा नज़र आना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर पढ़ाई का हाथ जो है वो थोड़ा लो होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल सही। अब जहाँ पर ये चीज़ हुई तो वहाँ मेरी पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ब्रेक आया। ऑब्वियसली अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक आया, ग्रेड डाउन हो गया? नहीं, ब्रेक आया, ब्रेक ही आ गया। ब्रेक आया, तकरीबन 2 साल का मेरी पढ़ाई में ब्रेक आया उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली गलतियां सबसे होती हैं और मुझे ऐसा लगता था कि लाइक हाँ ठीक है पढ़ाई भी हो जाएगी बट लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस वक्त सामने नज़र आ रहा होता है। अब वहाँ जाके मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि पढ़ाई इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट काम करने के साथ साथ, बिकॉज अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो इज्जत नहीं, वो मकाम हासिल नहीं कर सकते आप। सही। और पढ़ाई शऊर है, अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप एक नए अंदाज से दुनिया को देखते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई इज समथिंग
कि आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स, और आज की दुनिया जितनी तेज़ है, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो सॉरी टू से आप अगर राइज कर भी रहे हैं तो आपका डाउनफॉल बहुत जल्दी आ जाता है। कोई शक की बात। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना लाजमी है और ये शऊर सिर्फ आपको तालीम देती है। ये चीज़ मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके समझ में आ गया। जो मैंने जॉब की 2 साल, फिर मैंने वहाँ ब्रेक तो कर लिया था, लेकिन जब मुझे ये चीज़ समझ आना शुरू हुई और जब थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ तो मैंने वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। मैंने जॉब के साथ साथ अपने इंटर और ये जो फर्स्ट ईयर इंटर मैंने ये पेपर्स क्लियर किए और फिर इसके बाद मैं ज़ैबिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ताला का करम और मम्मा पापा की दुआएं हैं कि इतने सारे बच्चों में तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 या 2000 बच्चे जो है हर साल जो है इंटरव्यूज़ और टेस्ट दे रहे होते हैं, उसमें से तकरीबन कुछ 150 या 200 सेलेक्ट होते हैं। उसके अंदर मेरा नाम आया और मैं ज़ैबिस यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया। एंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैबी फेस्ट जो आपने अभी जिक्र किया था। मैं कह रहा हूँ क्विकली आप मुझे अगर ये बता सकें, क्योंकि हमें वक्फे पे जाना है, कि ज़ैबी फेस्ट क्या है और इसके रिसेंटली, ये बहुत बहुत मुबारक है आपको, आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए रिसेंटली, बहुत अभी अर्ली एज है आपकी और इतने सारे एक यूनिवर्सिटी की नौजवानों की इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़ैब फेस्ट है क्या, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी पता चल सके। जी बिल्कुल। ज़ैबी फेस्ट बेसिकली एक टेक इवेंट है जो कि फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग साइंसेज की तरफ से करवाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ कराची बल्कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें डिफरेंट टेक के ही छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, जिसमें ई गेमिंग भी हो गया, जिसमें स्पीड कोडिंग भी हो गया, डीबगिंग भी हो गया और इसके ऊपर वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं। और फिर इस इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना और फिर इसके बाद उसमें सबसे जो इसका की पॉइंट है वो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डिस्प्ले। क्योंकि एवरी सिंगल ईयर तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर 6000 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले होता है, जिसमें ज़ैबिस से ही 1200 बच्चा जो है वो ग्रेजुएट हो रहा होता है। तो तकरीबन 2-2 के ग्रुप्स के अंदर अगर मैं 1200 से तो तकरीबन 600 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इतने सारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले और वहाँ पर इंडस्ट्री के बड़े लोग आते हैं और वो उसको एवेलुएट करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसकी बेसिस के ऊपर लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वहाँ से सेल एंड परचेज भी हो रहे हैं। ग्रेट। तो ये एक इतना बड़ा इवेंट है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरा सफ़र यहाँ स्टार्ट हुआ था कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी गया, सो आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर जब ये ज़ैबी फेस्ट हो रहा था, आई वाज दी एमओसी, मैंने सिर्फ एमओसी करी थी उसकी। फिर इसके बाद मैं पार्टिसिपेंट रहा। फिर इसके बाद 2024 में आई वाज दी डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग क्लस्टर और फिर इसके बाद जनरल सेक्रेटरी। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप में आगे आया इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ को ट्रेन होने में टाइम लगता है। आई गॉट ट्रेंड और फिर इसके बाद मैं यहाँ, और जहाँ तक बात है ज़ैबिस के अंदर, तो आई वॉज द मेंबर ऑफ ज़ैबिस स्टूडेंट काउंसिल एज वेल। देख रहे हैं आप, मैंने कहा था ना कि बोलने वाले को कि बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ होता है, आपने सिर्फ एक ट्रिगर करना होता है, एक छोटा थोड़ा सी जो है चिंगारी देनी होती है, तो फिर शोला ये खुद ही बन जाते हैं और इसके बाद जहाँ चाहें वो आग भी लगा सकते हैं अपनी बातों से। तो हमारे साथ हैं फयाज़ फैसल बाकी और इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू अभी जारी है। अभी तो हमने इनके तालीमी कैरियर को और इनकी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने कुरेदने की कोशिश की है और नो डाउट हमेशा बात करते हैं, जब भी मैं इनसे बात करता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। अब इससे बात होगी, वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो अब इनका जो प्रोफेशनली पार्ट टाइम प्रोफेशन कहूँगा, लेकिन अब तो खैर फुल टाइम इतने बिजी रहने लगे हैं ये कि आपको कम पेश हर इवेंट में, यंगस्टर्स के हर इवेंट में, ख़ास तौर पे हमारे क्रिकेट के जो बड़े बड़े इवेंट शहर कराची में हो रहे हैं उसमें आपको बड़े फ्रंट लाइन पर आपको नज़र आएंगे और इनकी आवाज़ तो कम से कम ज़रूर सुनाई देगी। तो हमारे साथ रहिएगा, बात करते हैं फयाज़ से इस वक्फे के फौरी बाद।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदीद और वेलकम बैक। फयाज फैसल बाकी हैं हमारे साथ, और वक्फे पे जाने से पहले इनकी अर्ली चाइल्डहुड के साथ साथ इनकी तालीमी सरगर्मियों पर हमने रोशनी डाली थी। अब आते हैं कि अब शहर कराची में एक यंग स्पीकर के तौर पर उभर रहे हैं और इनकी आवाज़ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आती है, और इतनी वर्सटैलिटी है इनके बोलने में ख़ास तौर पे। और आप किसी भी किस्म का काम दे दें, कमेंट्री एक इंतहाई अलग तरीन सनफ़ है फ़नून लतीफ़ा की, क्योंकि ये टेक्निकल भी है, क्रिकेट से लगाव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टेज देखें, कोई हल्ला गुल्ला टाइप का प्रोग्राम देखें, वहाँ भी इसी अंदाज में इतने एनर्जेटिक नज़र आते हैं। तो ये मुख्तलिफ अंदाज के कामों को एक ही बंदा किस तरह से कामयाबी से अंजाम दे सकता है, इसका गुण सीखने की कोशिश करते हैं आज फयाज से। फयाज, पहले तो कमेंट्री के बाद तो मैं आखिर में ले जाऊँगा, पहले तो ये बोलने का, अब तक तो आपने बताया कि ये मौके मिलते रहे और बचपन में ही बहुत सारा डर जो है, खौफ जो है, जो माइक से होता है, जो स्टेज से होता है, जो क्राउड से होता है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन नो डाउट इसमें आपकी अपनी कम्युनिटी का जो बहुत बड़ा रोल होता है, जिस तरह से हमें भी इस तरह से अपब्रिंगिंग में हमारी इस क्वालिटी को जो है ना पॉलिश करने में हमारी जमातों ने बड़ा साथ दिया। तो आपके साथ भी कुछ इसी किस्म का बिहेवियर था जमातों का? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले तो बड़ा प्राउड हूँ कि मैं जामनगर विवारिया मेमन जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर जमात का नाम आपकी बैक पे नहीं है तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है। जमात का नाम आपकी बैक पे होना बहुत लाजमी है, तो वो आपकी पहचान बनती है। और ख़ास तौर पे मेरी जमात जो है, उसने तो जितना मुझे सपोर्ट किया है मेरी जमात ने, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ख़ास तौर पे पहले मेरे पापा वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ जामनगर विवारिया मेमन जमात। वो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी रहे हैं, एंड करंट एक्स वाइस चेयरमैन ऑफ जामनगर विवारिया मेमन जमात भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं उनको देखता रहता था कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सोशली कितने एक्टिव हैं। और फिर इसके बाद मुझे जमात में भी आने का मौका मिला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दी चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑफ जामनगर विवारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, एंड आई एम दी part of I'm the member of managing committee as well of Jamnagar Viwaria Memen Youth Organization। कितना ज़रूरी है जमातों के साथ कनेक्ट रहना किसी न किसी अंदाज से, क्योंकि सीख के साथ साथ आपको दूसरों को कुछ सिखाने का मौका भी मिलता रहता है। फयाज, आप एग्री करते हैं कि सीखने के साथ साथ सिखाना भी बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। जमातों के साथ कनेक्ट रहना इस वजह से भी ज़रूरी है कि एक तो आपको पहचान मिल रही है, दूसरी बात आप सिर्फ टेक इन नहीं कर सकते, आपको गिव बैक करना भी बहुत लाजमी है। अगर आप सोशल वर्क नहीं कर रहे, आप सिर्फ ग्रीडी हो रहे हैं कि सिर्फ मुझे मिलता रहे और मैं कुछ गिव बैक नहीं करूं, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल सोशली आपको सोशली भी इतना ही एक्टिव होना लाजमी है, और ख़ास तौर पे इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप पॉलिश हो रहे होते हैं, और दूसरी बात ये सवाब का काम है। क्या बात। और जब आपकी आखिरत भी बन रही हो और आपकी दुनिया भी बन रही हो, तो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? फैक्ट। तो इसलिए जमात में एक्टिव रहना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली जब हम अपने घर को सर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नाज़रीन, दिए से दिया जलता है। मैंने हमेशा से कहा है कि आपने जो कुछ सीखा, अगर आपने इसको मैं कहूँगा कि अपनी हद तक महदूद रखा और आगे न बढ़ाया, तो ये उसी तरह होगा जैसे एक पानी, रुका हुआ पानी जो है वो एक ख़ास हद टाइम के बाद जो है ना, शायद वो पीने के काबिल भी नहीं रहता। तो एक फ़्लो होता हुआ पानी यहाँ है, कल वहाँ जाना है, इससे आगे कहीं जाना, तो ये सैराब होता रहता है। कहा तो ये जाता है कि ये जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा, जितना ज़्यादा ऊपर से नीचे आएगा, यकीनी तौर पर वो इतना ही काबिल इस्तेमाल होता है। पिया भी जा सकता है, उससे और बहुत सारे काम भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। अब थोड़ी सी मैं आता हूँ आपके उस पार्ट टाइम प्रोफेशन की तरफ जिसको बाकायदा अब जो है ना एथेंटिक मैं कहूँगा कि कमेंटेटर के तौर पर आप मुख्तलिफ हमारी जो उसमें नज़र आते हैं, एज एन प्रेजेंटर आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो
ये एक नया आइडिया था आपके लिए, ख़ास तौर पे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट कमेंट्री में इंग्लिश और उर्दू। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये कमेंट्री का आपका सिलसिला जो है वो कैसा जा रहा है, कितना आपको इसमें मज़ा आया? क्योंकि अगर आप खुद क्रिकेट को पसंद करते हैं, और नो डाउट मुझे अंदाज़ा है, तो आपको इसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है, कम्युनिटी से इंटरेक्शन रहता है, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स से मुलाकात होती है, उनसे कुछ बातचीत होती रहती है। फिर मैं आपसे आखिर में हमारी कौमी क्रिकेट की भी बात करूँगा। पहले हम इस क्रिकेट की बात करें जिससे आप कनेक्टेड हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा कमेंट्री का सफ़र भी अगर देखा जाए तो मैं अपनी जमात की बात कर रहा था, मेरी जमात से ही स्टार्ट हुआ है, बिकॉज मेरी जमात, आई एम वेरी प्राउड के इज़ द पायनियर ऑफ टेबल क्रिकेट। टेबल क्रिकेट की जो लीग्स हो रही होती है उसमें मेरी जमात पायनियर रही है। हमारे विवारिया सुपर लीग के ऑलमोस्ट 11 सीजन्स हो चुके हैं अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पापा कमेंटेटर थे, मेरे पापा कमेंट्री कर रहे होते थे जमात में, एंड उनको देख देख के मुझे शौक पैदा हो गया था कि यार कितना अच्छा लगता है जब माइक पकड़ के आप बोल रहे हों और आपको सब सुन के एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं, एंड स्पॉन्टेनियस, नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। तो मैंने उनसे ही थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर करके अब मुझे भी थोड़ा सा चांस दें, मिलता रहा चांस, तो चांस मुझे थोड़ा सा उनकी तरफ से मिलता रहा। और फिर इसके बाद जैसे ही मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह तो आगे एक्सेल कर लिया। और फिर इसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची की डिफरेंट लीग्स जिसके अंदर कॉर्पोरेट भी हैं, कम्युनिटी लेवल की भी लीग्स हैं, तो ऑब्वियसली अब मौका मिलता रहा, एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरा पार्ट टाइम ही है, बिकॉज़ मेरा थोड़ा सा माइंडसेट ये है कि आपको डिफरेंट चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अब मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, साथ में मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, एंड आई एम टू मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स टेक्नोप्रेन्योरशिप कि किसी तरीके से अब मैं टेक की फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो टेक के अंदर किसी तरीके से बिजनेस क्यों ना ओपन किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर सिर्फ जॉब्स कर रहे हैं 9 to 5 के अंदर अपने आप को बाउंड कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट ओके। आपने अपने आप को भी एक चांस देना है टू फ्लाई। आप अपने आप को चांस जितना ज़्यादा देंगे फ्लाई करने का, तो ऑब्वियसली कामयाबी आपको मिलती रहेगी, और इसके ऊपर मेहनत भी करना लाजमी होती है। तो मैं डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ रहा होता हूँ, और ख़ास तौर पे मेरी एक आदत है कि मेरे फ़ोन के नोट्स का मैं बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल यूँ करता हूँ कि अब चाहे मैंने किसी प्रोग्राम के होस्टिंग करनी हो, चाहे मैंने स्टेज पे जाना हो, चाहे मैंने कमेंट्री करनी हो, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या तो आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइंस, बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो होता है आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और वहाँ से आप वो पार्ट जो आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं मेरी कमेंट्री में या मेरे कंटेंट के अंदर तो ये मसाला हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं अपने पास जो है फ़ौरन से ग्रैब कर लेता हूँ, वो नोट्स में नोट कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद जब नई चीज़ के लिए मैं नोट्स खोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरी आंखों से गो थ्रू हो रहा है, तो वो चीज़ मेरा प्रोसेस लर्निंग। नोट कर लेते हैं उसे, या आप नोट कर लेते हैं या अपने ज़हन नशीन कर लेते हैं उन चीज़ों को जो आपको कोई अच्छी लाइन समझ में आ गई, क्रिकेट की, किसी भी कमेंटेटर की या किसी भी प्रेजेंटर की? मैं उसे नोट भी कर लेता हूँ, और कोशिश तो यही होती है कि मैं ज़हन नशीन कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोज़ तो गो थ्रू नहीं कर रहे होते उन चीज़ों को, लेकिन आपका जब ज़हन नशीन हुआ होता है वो चीज़, तो आप जब आपका फ्लो चल रहा होता है और जब उस टाइम पे वो पॉइंट आपको जब पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर पे ऑटोमेटिकली वो पिछले बैक ऑफ द माइंड से फ्रंट ऑफ द माइंड आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये इसी तरीके से लर्निंग जो है मेरी इस तरीके से होती है। अब ऑब्वियसली बोलना आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे कमेंट्री की फील्ड में मैंने सबसे बड़ा सेटबैक ये देखा है कि किसी को जाके बोला आई एम क्रिकेट कमेंटेटर, अच्छा तो फिर उससे पैसे वैसे मिलते हैं, अरे अब कमेंट्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब एक फील्ड की तरफ है तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग पेड, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट। तो इसको लोग फील्ड समझते नहीं थे, अब ग्रेजुअली इसको फील्ड समझना शुरू हो गए, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे एजुकेट भी करना था कि ये बिल्कुल अच्छी एक फील्ड है, होस्टिंग भी एक फील्ड है, कमेंट्री भी एक फील्ड है, और अलग अलग तरीके से आप बोलते हैं तो बोलने में बिल्कुल आप एक्सेल भी कर सकते हैं अगर आपको चांसेस अच्छे हों। अच्छा, एक अब कम्युनिटी क्रिकेट से आप और कॉर्पोरेट क्रिकेट से और लोकल क्रिकेट पे कहूँ, इससे आप बड़े जो है ना आपकी कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। कैसे देखते हैं कम्युनिटी क्रिकेट में, आप इसके लेवल को कैसे देखते हैं? इसके बाद फिर आखिर में आपसे पाकिस्तान की टीम पर आता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर मैं कम्युनिटी क्रिकेट की बात करूँ तो अब जिस लेवल के ऊपर कम्युनिटी क्रिकेट जाती जा रही है, जो अब जिस राह पे निकल गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब भी इम्प्रूवमेंट बहुत लाजमी है। बिकॉज़ मैंने जब थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल के मैचेस जब मैंने कमेंट्री की, और जब मैंने थोड़े से अच्छे क्लब लेवल के प्लेयर्स
इनको देखा, जब लोकल क्रिकेट जो कराची में हो रही है, जो क्लब लेवल के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनकी और हमारी क्रिकेट के अंदर फ़र्क यही आता है कि वो थोड़े से शॉट सिलेक्शन, टेक्निक वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं। अब हमारे प्लेयर्स ये हैं कि हाथ घुमाना अच्छा आ गया, पेस अच्छा आ रहा है, वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं करेंगे, जो कि रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। जी जी। रेगुलर प्रैक्टिस में हमारे प्लेयर्स नहीं होते। फिटनेस का सबसे बड़ा इशू हमारे कम्युनिटी प्लेयर्स के अंदर आ रहा होता है, जो कि इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी अगर लीग्स के हवाले से देखा जाए और जितना प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, इस हवाले से तो लकी है हमारी कम्युनिटी के, जितने अब प्लेटफॉर्म्स मिलते जा रहे हैं और जितना प्लेयर्स को अब मोटिवेट किया जा रहा है और जितना आगे बढ़ाया जा रहा है, ये पहले के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं होता था, वरना तो हमें स्टार्स हमारी वीमेन कम्युनिटी से भी मिल चुके होते। जी हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से जूनियर्स पे भी काम होना शुरू हो गया, अंडर 14, अंडर 16 की भी अब टीमें बनी हैं, अंडर 19 की बड़ी ज़बरदस्त टीम जो है बिलाल मजीद और डॉक्टर आसिफ नथानी बना रहे हैं। जी हाँ। तो वी होप सो कि पूरे कराची को वो इंशाल्लाह तहलका खेज आगाज़ होगा हमारी इसका। आप समझ रहे हैं कि ये जो यूथ पे जो काम होना शुरू हुआ है, टीन एजेस पे जो काम हुआ है, ये आगे जाके ज़रूर मज़ीद हमारे उमैर बिन यूसुफ और दानिश अजीज़ मज़ीद हमें मिलेंगे हमारी कम्युनिटी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो क्रिकेट का आगाज़ हो ही 12 इयर्स के बाद जाता है। हाँ बिल्कुल। अब बचपन से ही एक चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो एट सर्टेन एज आप आके इस पे स्ट्रांग हो जाएंगे। टिल अंडर 12 से आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अंडर 16, फिर अंडर 19। अब मैंने मेमन जूनियर लीग के हिसाब से भी अंडर 16 का भी टूर्नामेंट मैंने कवर किया, अंडर 19 का भी टूर्नामेंट कवर किया। ये वही प्लेयर्स जो अंडर 16 में खेल रहे थे वो अंडर 19 के अंदर भी खेल रहे थे, वो प्लेयर्स, और अंडर 19 के प्लेयर्स को बड़ी अच्छी compete कर रहे थे अंडर 16 के प्लेयर्स। बिल्कुल सही। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस से होता है, और मैंने एंथुसियाज्म प्लेयर्स में देखा, वो पोटेंशियल प्लेयर्स में देखा। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जितना एंथुसियाज्म होगा, और जितनी अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट से लगाव होगा, पैशन होगा, तो ज़रूर प्लेयर्स हमारे आगे निकलेंगे। मसला यहाँ पर आता है कि जो थोड़े से आगे अंडर 19 से प्लेयर्स निकल गए हैं, उनकी प्रैक्टिस में कमी नज़र आती है। बस वहाँ से जो एक प्लेटफॉर्म से निकल के जब तक वो अपने, ये कहूँ ना कि अगर माँ बाप की सरबराही में होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आज़ादी या स्पेस की तरफ जाते हैं, देन फिर थोड़ी सी बहुत सारी इसमें जो है ना रुकावटें आ जाती हैं, और शायद वहाँ तक हम नहीं पहुँच रहा है। फाइनली बड़ी दुख भरी दास्तान आपसे पूछना चाहूँगा, क्विकली हम चलते हैं कि पाकिस्तान की कौमी टीम का जो हाल हो रहा है, आप ज़ाती हैसियत में समझते हैं एज एन ट्रू क्रिकेट लवर कि शायद इसमें हमारी अपनी गलतियां बहुत सारी हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये आपने ऐसी बात पूछ ली है कि दिल से दुख होता है, जो कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारी टीम का हाल देखा, और फिर इसके बाद रिसेंटली अभी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हो रही थी और जो कोलैप्सेस हमने देखे, हालांकि हमें बड़े अच्छे प्लेयर्स देखने मिले। जो सेकंड T20 हुआ जिसमें सलमान अली आगा ने जो 50 स्कोर की, और फिर इसके बाद हसन नवाज़ इस तरीके से चले और जो सेंचुरी मेडन स्कोर की, तो इस तरीके का पोटेंशियल है, बट आई डोंट नो व्हाई ये कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ एक दो प्लेयर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, एक दो प्लेयर्स पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं, यही हमारा प्रॉब्लम होता है। अब ख़ास तौर पे ज़्यादातर हमारे जो अवाम हैं या चाहे हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी टीम का मोराल फ़ौरन डाउन हो जाता है जब हमारे दो ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान आउट हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये आउट होने के बाद ऑब्वियसली टीम क्रिकेट एक टीम वर्क है। आप सिर्फ ओपनर्स पे या मिडिल ऑर्डर पे या टेल एंडर्स के ऊपर नहीं रिलाई कर सकते। आप टॉप ऑर्डर अगर आपका फेल हो गया कोई बात नहीं, मिडिल ऑर्डर है किस काम के लिए? वो संभालने के लिए है, और फिर इसके बाद टेल एंडर्स उसको एंड करने के लिए है। फिनिशर्स आपके पास टीम में होने चाहिए। थोड़ी सी सिलेक्शन वाइज मुझे मिस्टेक्स और टीम कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल बड़ा जेल नहीं हो पा रही वो टीम जिस तरीके से होना चाहिए। टीम बॉन्डिंग टीम किसी भी टीम के लिए जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि वो जिसे कहते हैं हारने का डर ना हो। हारने के डर से अगर आप उतरेंगे, कहा जाता है, तो फिर शायद ये डर ही आपको हरवा देता है। शायद वो टीम नहीं हराती, वो डर ही आपको हरा देता है। ग्रेजुअली टाइम बहुत कम था, आपसे बात तो बहुत कुछ हो सकती थी, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान किसी और प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे और बहुत तफसीली आपसे खुसूसन स्पेशली क्रिकेट और नेशनल क्रिकेट पर आपसे बात करेंगे, ताकि आपके दिल के ज़ख्म भी हम हरे कर सकें। लेकिन इस वक्त आप प्रोग्राम को हम तकरीबन रैप अप करने की पोजीशन में हैं। जैसी आपकी अपनी
अपब्रिंगिंग है और कोशिश है, वैसे ही दी मेमन टीवी एचडी अली गोडल हमारे सीईओ जो हैं वो भी कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि कम्युनिटी के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को हम मेमन टीवी के ज़रिए आगे लाएँ और उनको प्रमोट करें उनको। तो कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस कोशिश को? आप इस स्टूडियो का हिस्सा हैं और बड़ा अच्छा, आपको अच्छा लगा आज यहाँ के स्टूडियो में हमें रहते हुए। आपने खुद ही कहा बैकअप कैमरा के बड़ा अच्छा सेटअप हुआ है। बिल्कुल। तो एक्सपर योर एक्सपेक्टेशंस, क्या आगे आने वाले दिनों में हम भी आपको किसी ऐसे ही मेमन टीवी के किसी प्रोग्राम में देख रहे हैं एज एन होस्ट, एज एन मेज़बान, और हमारे इस चैनल की बढ़ती हुई जो हमारी रफ्तार है उसको कैसे देखते हैं और कैसे अप्रिशिएट करते हैं इसे? जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अली भाई, अली गोडल। ही इज़ अमेजिंग बिकॉज इस वक्त द मेमन टीवी मेमन कम्युनिटी का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग चैनल है, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी स्पीडी ग्रो की है द मेमन टीवी ने, वो ज़रूर दाद देने के काबिल है। और ऑब्वियसली इसके पीछे मेहनत होती है। ये कोई भी एक दिमाग में आइडिया आया देखा फतह कर लिया, ये वाला काम नहीं होता। इसके पीछे ठीक ठाक मेहनत होती है, टीम वर्क होता है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली जब ये ट्रांसमिशन की अगर मैं बात कर लूँ, ये इस ट्रांसमिशन को भी लाइव करने के लिए पीछे पूरी टीम की कितने घंटों की मेहनत होती होगी। रात की नींदें भी जो है मेरे हिसाब से कुर्बान करनी पड़ती होंगी टीम्स को। एंड ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर लेके आना, सेट डिज़ाइनिंग, फिर इसके बाद टेक्निकली इतने साउंड लोगों का होना, और फिर इसके बाद इसको इतने अच्छे लेवल के ऊपर जाना। ऑब्वियसली ये एक लाइक माइंडेड आदमी जो कि अपनी टीम के साथ जेल होके चल सके और उनको लीड कर सके, ये सिर्फ एक ऐसे ही शख्स का काम हो सकता है। एंड ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अली भाई, बहुत जल्दी ग्रो किया एंड बहुत ज़बरदस्त काम, और इंशाल्लाह मेमन टीवी के साथ भी ज़रूर आगे जुड़ेंगे। क्या बात है जी। आज हमने कमिटमेंट ले ली जी फयाज फैसल से कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह किसी आप यूथ के ख़ास तौर पे मैं ज़रूर चाहूँगा किसी और प्रोग्राम को हेड करें, इसे होस्ट करें, और न सिर्फ ये कि अपने एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करें, बल्कि उन नौजवानों के एक्सपीरियंसेस को भी अपने अंदाज में हम सबके साथ लाएँ, उनके अंदर से निकाल के लाएँ। थैंक यू सो मच फयाज, हमारे साथ रहने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। कुछ की रह गई है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले किसी प्रोग्राम में आपसे बात होगी, फिर मजीद चिट चैट करेंगे इस पे। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। नाज़रीन कराम, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, और अब हमें आहिस्ता आहिस्ता खुशबू भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे किचन के चूल्हे जल चुके हैं और अजवा कुकिंग ऑयल जो है वो हमारे फ्राई पैन का हिस्सा बनना शुरू हो गया है। तो कुछ ही देर में यकीनी तौर पर हम किचन की तरफ होंगे, तो इजाज़त दीजिए और चलते हैं किचन की तरफ।